तो चलिए हम लोग पहले आरटीजीएस ट्रांजैक्शन को समझते हैं। ये ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें मिनिमम आपको 2 लाख रुपीस ट्रांसफर करने होते हैं। यानी एक बैंक से दूसरे बैंक में 2 लाख रुपीस ट्रांसफर होगा मिनिमम। अब एक कस्टमर आता है जिसे 3 लाख रुपीस ट्रांसफर करना है, तो वो अपने बैंक में जाएगा और बैंक के फॉर्म भर के बैंक को ट्रांसफर करने का इंस्ट्रक्शन देगा। सिंस ये ट्रांजैक्शन 2 लाख के अबव का है, तो ये ट्रांजैक्शन इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाता है। हार्डली 2 से 5 मिनट लगेंगे। अब आइए हम लोग एनईएफटी को समझते हैं। एनईएफटी एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जहां पे कोई मिनिमम अमाउंट तो नहीं है, लेकिन बैंक यहां पे आपके ट्रांजैक्शंस को इंडिविजुअली नहीं प्रोसेस करेगा। जैसे एक कस्टमर आता है और बोलता है कि उसे 60,000 रुपीस ट्रांसफर करने हैं। अब 60,000 इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होंगे। बैंक वेट करेगा और ट्रांजैक्शंस आने के, सो दैट ट्रांजैक्शंस के एक बैच बन जाए। जैसे और कस्टमर्स आ गए तो इन सारे के अमाउंट्स को ऐड करके एक बैच बना करके एक बार में ट्रांसफर करेगा। तो इसमें इमीडिएट ट्रांसफर नहीं होता, रियल टाइम ट्रांजैक्शन नहीं होते। इसमें बैचेस बनाने में टाइम लगता है और वेटिंग पीरियड चल रहा होता है। अभी जो हमने क्लिप देखा उसमें हमने आरटीजीएस को समझा और एनईएफटी को समझा। अब उससे रिलेटेड नोट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये नोट्स अश्विन्स कॉमर्स वर्ल्ड ऐप में मिल जाएगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जो पहले से देख रहे हैं उनको तो पता है। तो आप अश्विन्स कॉमर्स वर्ल्ड ऐप में जाओ, ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको ये पूरे चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे और ऐसे नोट्स पढ़ने में ज्यादा इजी होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको रिटन फॉर्मेट में बनाया है। देखो, आरटीजीएस में आपको क्या इंपॉर्टेंट है। आरटीजीएस में एक तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। रियल टाइम का मतलब है ट्रांजैक्शंस ऑन स्पॉट एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जिस टाइम में ये ट्रांजैक्शंस स्टार्ट होते हैं उसी के 1-2 मिनट के अंदर में ये ट्रांजैक्शन का एग्जीक्यूशन भी हो जाता है। सो दिस इज रियल टाइम। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और दूसरे जो है एनईएफटी, उसका होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। दोनों में डिफरेंस क्लिप में हमने समझा। आरटीजीएस का होता है कि ये 1-on-1 बेसिस पे ट्रांजैक्शंस प्रोसीड किए जाते हैं। एनईएफटी में ट्रांजैक्शन 1-on-1 नहीं जाते, बल्कि वेटिंग पीरियड चलता है और ट्रांजैक्शंस ऐड होते हैं, अलग अलग लोगों के ट्रांजैक्शंस ऐड होते हैं और एक पूरा बैच बनाया जाता है ट्रांजैक्शंस का, एंड देन ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं। सो देयर इज नो वेटिंग पीरियड इन आरटीजीएस, बट देयर इज वेटिंग पीरियड इन एनईएफटी। कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स में हम लोग लर्न कर लेते हैं। देखो, मीनिंग आप पढ़ लेना, मीनिंग तो मैंने आपको क्लिप से भी समझाया है। 2-3 फीचर्स आप याद करके रखना। जैसे कि आरटीजीएस में अगर हम लोग चले तो आरटीजीएस में आपको ये याद रखना है कि इसमें मिनिमम आपको 2 लाख रुपीस का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। प्लीज ये नोट्स डाउनलोड कर लेना, बहुत सिंपल हो जाएगा आपको स्टडी करने में, ठीक है। और जो जो हाईलाइट कर रहे हैं वो आप भी हाईलाइट करते हुए चलना। देखो, आरटीजीएस में आपको कम से कम 2 लाख का ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, ठीक है। देयर इज नो अपर लिमिट। आप करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर सकते हो, अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, बट मिनिमम लोअर लिमिट है 2 लाख। कम से कम 2 लाख का ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये ऑनलाइन करते हैं तो आपको कोई चार्जेस नहीं पे करना पड़ेगा, बट अगर आप बैंक जाके उनके फॉर्म फिलअप करके उनके स्टाफ का टाइम यूज करके अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत चार्जेस वहां पे करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ऑफलाइन में कुछ नॉमिनल चार्जेस लग सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद उसके बाद ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैन नॉट बी रिवोक्ड। मतलब अब एक बार आपने ट्रांसफर कर दिया, मान लो गलती से एक एक्स्ट्रा जीरो लग गया था एंड में, ट्रांजैक्शन के एंड में एक एक्स्ट्रा जीरो लग गया था, 2 लाख की जगह 20 लाख ट्रांसफर कर दिया, तो हो गया, ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी रिवोक्ड। आप सॉरी बोल के हाथ जोड़ के कुछ नहीं कर सकते। एक बार जो पैसा ट्रांसफर हो गया, अब वो ट्रांसफर हो गया। अब जिसको ट्रांसफर हुआ है अगर उसकी मर्जी तो वापस करेगा, बैंक इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, एनईएफटी, एनईएफटी में जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो बैचेस में ट्रांसफर होते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो बैचेस में होते हैं, तो इमीडिएटली आपका ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरी बात, इसमें कोई मिनिमम अमाउंट नहीं होता है। आप चाहो तो 5,000 रुपए भी ट्रांसफर कर सकते हो, 2 लाख का कोई मिनिमम लिमिट यहां पे नहीं है, ठीक है। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है, सपोज यू यू वांट टू ट्रांसफर द मनी, बट राइट नाउ आपका बैंक मान लो एसबीआई है, बट एसबीआई आपके घर से बहुत दूर है, घर के पास में एक्सिस बैंक है, बट यू डोंट हैव अकाउंट इन एक्सिस बैंक, समझ रहे हो। यू हैव अकाउंट इन एसबीआई, एसबीआई इज फार अवे फ्रॉम योर होम। घर के सामने एक्सिस है बट एक्सिस बैंक में आपका अकाउंट नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपको इमीडिएटली ट्रांसफर करना है, आप उतना दूर जा नहीं सकते, अभी टाइम नहीं है, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप 50,000 तक, कितने, 50,000 तक, 50,000 तक का अमाउंट यू कैन ट्रांसफर बाय गिविंग द बैंक कैश। आप बैंक
में जाके 50,000 कैश दे दो एक्सिस बैंक को, और एक्सिस बैंक आपका एनईएफटी कर देगा, ठीक है। सो इफ यू डू नॉट हैव अ बैंक अकाउंट इन, ठीक है, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, सपोज एक्सिस बैंक में आपका अकाउंट नहीं है बट एक्सिस बैंक घर के पास है, तो आप एक्सिस बैंक में 50,000 रुपए लेके जाना, और वो फॉर्म फिलअप करके फिर वो आपका ट्रांजैक्शन 50,000 तक का तो कर देगा। तो अर्जेंट बेसिस पे अगर ट्रांजैक्शंस करने हैं तो 50,000 तक हो सकते हैं इफ यू डोंट हैव एनी अकाउंट इन दैट बैंक, ठीक है। और हाँ, फॉरेन आप नहीं भेज सकते, यू कैन नॉट यूज मनी टू सेंड टू एनी फॉरेन कंट्री एक्सेप्ट नेपाल। नेपाल अपना भाई देश है, उसमें आप भेज सकते हो, बट बाकी और कोई कंट्री में एनईएफटी अलाउड नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक थर्ड टाइप के फंड ट्रांसफर में। तो एक था आरटीजीएस, एक था एनईएफटी। ये दोनों क्या थे, ये ऑनलाइन भी हो सकते थे, ऑफलाइन भी हो सकते थे। अब हम लोग थर्ड टाइप पे आते हैं और वो है आईएमपीएस। आईएमपीएस में एम का मतलब क्या है, एम का मतलब है मोबाइल, ठीक है, एम का मतलब मोबाइल है, ठीक है। तो आईएमपीएस एक थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसफर है, और इसमें क्या होता है, इसमें आप इंस्टेंट आरटीजीएस जैसा ही इंस्टेंटली मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। आरटीजीएस में भी इंस्टेंट होता था, रियल टाइम, आईएमपीएस में भी इमीडिएटली हो सकता है। तो फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि उसमें 2 लाख रुपए मिनिमम ट्रांसफर करने थे, इसमें ऐसा कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है, आप चाहो तो 1 रुपए भी भेज सकते हो, ठीक है। सो देर इज नो मिनिमम अमाउंट। यहां पे भी रियल टाइम होता है, उसमें भी रियल टाइम होता था, बट यहां पे कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है। वो वाला आप ऑफलाइन भी कर सकते थे, ये वाला आप सिर्फ ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। मॉनिटर कौन करता है, फैसिलिटेटेड बाय एनपीसीआई। एनपीसीआई आरबीआई की सब्सिडरी है, आरबीआई के अंडर में एक इंस्टीट्यूशन है, वो इसको मॉनिटर करती है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जितना भी फुल फॉर्म है आप याद रखिएगा, ठीक है। आईएमपीएस का फुल फॉर्म, आरटीजीएस का फुल फॉर्म, एनईएफटी का फुल फॉर्म, और एनपीसीआई का फुल फॉर्म, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। सिंस आप ऑनलाइन कर रहे हैं, सो यू कैन डू इट 24/7 365 डेज इन अ ईयर। आप कभी भी इसको कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज ऑनलाइन। 2-3 फीचर याद रखना। पहला फीचर तो ये है कि ये रियल टाइम होता है, ठीक है। आपने अभी ये ट्रांजैक्शन किया और अभी के अभी एग्जीक्यूट भी हो जाता है। मॉनिटर कौन करता है इसको, एनपीसीआई इसको मॉनिटर करता है। जो सेंडर है एंड जो रिसीवर है, ठीक है, सेंडर एंड बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मतलब जो रिसीव करेगा, दोनों के दोनों रजिस्टर होने चाहिए बैंक के साथ, मतलब दोनों का बैंक में अकाउंट होना चाहिए। एनईएफटी में हमने पढ़ा था, एनईएफटी में बैंक अकाउंट नहीं भी होगा तो 50,000 तक के ट्रांजैक्शन अलाउड है। इसमें बैंक अकाउंट होना ही है, बिकॉज आप ऑनलाइन करेंगे किसमें जाके, सो यू नीड टू लॉग इन टू योर बैंक, तो बैंक अकाउंट होना जरूरी है, ठीक है। और हाँ, चार्जेस वगैरह होते हैं, ठीक है, चार्जेस होते हैं, बट सेंडर को चार्जेस पे करने पड़ते हैं, रिसीवर को कोई चार्जेस नहीं पे करने पड़ते, ठीक है। डिफरेंसेस आप मेनली देख लेना, 2-3 करके डिफरेंसेस देख लेना, आपको सजा के दे दिया है। हाँ, आईएमपीएस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपर लिमिट है 5 लाख तक का। 5 लाख तक के ट्रांजैक्शन आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। इससे ज्यादा बड़े ट्रांजैक्शन करने हैं तो फिर आपको आरटीजीएस करना पड़ेगा, बिकॉज आरटीजीएस में कोई लिमिट नहीं है, अपर लिमिट नहीं है। आईएमपीएस में अपर कैप लगा हुआ है 5 लाख तक का। तो ये थे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड ट्रांसफर जो हमने देखा। ई बैंकिंग मतलब बैंक के काम ऑनलाइन करना, बिना बैंक की ब्रांच में जाए, बस कंप्यूटर या मोबाइल और इंटरनेट चाहिए। बैंक जाने की जरूरत नहीं, बस इंटरनेट खोलो और बैंकिंग का काम ऑनलाइन करो। फीचर्स ऑफ ई बैंकिंग। फीचर 1, बैंक और कस्टमर के बीच फेस टू फेस मिलने की जरूरत नहीं। फीचर 2, बैंक और कस्टमर दोनों के पास कंप्यूटर या मोबाइल होना चाहिए। फीचर 3, कस्टमर को बैंक को ई बैंकिंग की सुविधा इस्तेमाल करने का ऑप्शन देना होता है। फीचर 4, बैंक स्टाफ और कस्टमर दोनों को ई बैंकिंग टेक्नोलॉजी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो ई बैंकिंग का हमने क्लिप से मीनिंग और फीचर समझ लिया है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ई बैंकिंग के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे, कीपिंग दैट क्लिप इन माइंड, ठीक है। सो ई बैंकिंग में क्या होता है, बिना बैंक गए आप बैंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। यू डोंट हैव टू गो टू द बैंक, आप डेस्कटॉप के हेल्प से, लैपटॉप के हेल्प से, फोन के हेल्प से, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के हेल्प से आप अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं। सो घर बैठे बैठे बैंकिंग करना या बैंक गए बिना बैंकिंग करना इज ई बैंकिंग। तो आइए उसका एडवांटेज देखते हैं। कस्टमर को क्या एडवांटेज मिलेगा, कस्टमर को एडवांटेज मिलेगा कि 24/7 365 डेज इन अ ईयर वो बैंकिंग कर सकता है। बैंक हॉलीडेज से मतलब नहीं, क्योंकि बैंक जाना ही नहीं है।
संडे से मतलब नहीं है क्योंकि बैंक जाना नहीं है, दिन हो या रात हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आप ऑनलाइन कर रहे हैं सो यू कैन डू इट एनी टाइम, ठीक है। यू नीड नॉट गो टू द बैंक, सो कंफर्ट है, आप घर से बैठ के, ऑफिस में बैठ के कहीं से भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, तो इसका एक कंफर्ट है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता है, देखो यूजुअली हम लोग कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं तो कहीं लिखते नहीं है, शुरू शुरू में लिखेंगे भी तो धीरे धीरे वो आदत छूट जाती है। आपने बहुत सारे कैश में ट्रांजैक्शन किए होंगे, आपको भी पॉकेट मनी वगैरह मिलता होगा और आप ट्रांजैक्शन भी करते होंगे, आपको कल का ट्रांजैक्शन याद होगा, परसों का ट्रांजैक्शन याद होगा, बट आपको 1 मंथ पहले का ट्रांजैक्शन नहीं याद होगा। तो पैसे कहाँ जा रहे हैं इसका कोई ट्रैक नहीं है। ट्रैक कब आएगा? जब आप लिखोगे। तो हम लोग तो लिखते नहीं है, कैश का ट्रांजैक्शन तो लिखते नहीं है, बट बैंक क्या करता है, अपने सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। इससे क्या होता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आती है। जब रिकॉर्ड करते हैं ना हम लोग ट्रांजैक्शन, तो उससे फाइनेंशियल डिसिप्लिन आती है, हमें याद रहता है कि कहाँ पे हमने पैसे स्पेंड किए, कहाँ हम लोग ज्यादा पैसे स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ हमें और पैसे स्पेंड करने की जरूरत है, तो इसका एक हिस्ट्री मिल जाता है हमें। तो दिस ब्रिंग्स मोर डिसिप्लिन टू द पर्सन हु इज स्पेंडिंग, ठीक है। तो ये दो तीन करके चलना, ठीक है, क्योंकि चैप्टर कोई बहुत बड़े मार्क्स का नहीं आने वाला, तो 3 से 4 मार्क्स के ही इसमें क्वेश्चंस बनेंगे मीनिंग के साथ। आप 2-3 फीचर एडवांटेज ये सब करके चलना। तो ये था कस्टमर को क्या एडवांटेज मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि बैंक को क्या एडवांटेज मिलेगा। ये ऑनलाइन फैसिलिटी देख के बैंक को क्या एडवांटेज मिल रहा है, तो बैंक को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है। जो बैंक ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं देंगे, कस्टमर उसमें अकाउंट ही नहीं खुलवाएगा, बिकॉज टुडे कस्टमर वांट्स ऑनलाइन फैसिलिटीज। तो जो बैंक ऑनलाइन फैसिलिटी देगा, ई बैंकिंग फैसिलिटी देगा, उसको कंपटीशन में एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। और दूसरा, आज बैंक अपने ब्रांचेस तक लिमिटेड नहीं है। बैंक्स आर नॉट लिमिटेड टू द ब्रांचेस। प्लीज इस नोट्स को डाउनलोड कीजिएगा, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, आपको इसी से याद करना है, की पॉइंट्स इसमें याद करके चलना, ठीक है। अल्टीमेटली याद करने के लिए आपको ऐसे ही नोट्स की जरूरत है, ठीक है। मैं भी पहले डूडल नोट्स बना रहा था, बट फिर मेरे को लगा कि डूडल नोट्स जो होता है ना, जो मैंने चैप्टर 1, 2, 3 में दिया था, वो बनाने में तो ईजी है, ठीक है, वो तो एआई के हेल्प से बन जाता है, बट एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होता वो। इसीलिए मैंने फिर चैप्टर नंबर 4 से इस टाइप के नोट्स बनाने स्टार्ट किए, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड है। इसको ना आप एग्जाम में पढ़ सकते हो, इससे इसको प्रिंट करा के इसमें मार्किंग करके आप इसको एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं। वो वाला ठीक है, दिखने में बहुत अच्छा है, जो मैंने फर्स्ट 3 चैप्टर्स में दिया, दिखने में अच्छा है, कलरफुल है और अच्छा है, वो पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन एग्जाम के लिए, लर्निंग के लिए वो थोड़ा कम एडवांटेज होता है। तो इसीलिए मैंने इस टाइप के नोट्स बनाना स्टार्ट किए, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में लिखने के लिए ना ये वाले टाइप के नोट्स ज्यादा काम आते हैं। इससे आपको लगेगा भी कि हाँ लिखा हुआ है, तो ज्यादा माइंड को एक अच्छा मैसेज जाता है कि हाँ हैंड रिटन है, ठीक है। वो भी कुछ गलत नहीं है, पहले जो दिया वो भी कुछ गलत नहीं है, उसमें कहीं पे भी कुछ गलत नहीं लिखा है। और बट मेरे को ऐसा लगा कि शायद याद करने में वैसे नोट्स से ज्यादा कंफर्ट ऐसे नोट्स में आएगा, जो कि इजी है, सिंपलिस्टिक है दिखने में, एंड ज्यादा इसमें कोई कलरिंग वगैरह कुछ नहीं है, बस ब्लू इंक में लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ब्लैक में लिखे हैं और हाइलाइटर है, बस इससे ज्यादा और हम लोग कुछ नहीं कर रहे इसमें, ठीक है। सो जितना समझना है हम लोग क्लिप से समझेंगे, जो मैं अपने एनिमेशन क्लिप्स बना रहा हूँ उससे समझेंगे, मेरे एक्सप्लेनेशन से समझेंगे, बीच बीच में जो इमेजेस आते हैं उससे समझेंगे, बट नोट्स को हम लोग सिंपल रखेंगे, ठीक है। नोट्स को सिंपल रखेंगे बिकॉज नोट्स ही याद करके जाना है, उसको उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आइए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा था मैं, पॉइंट नंबर बी में हम लोग बोल रहे थे कि आज बैंक्स अपने ब्रांचेस तक लिमिटेड नहीं है, आज बैंक्स आपके फोन तक आ गया है। सो हो सकता है आपके शहर में एक ही ब्रांच हो, बट बैंक की वो लिमिटेशन नहीं है कि एक ही ब्रांच है उस शहर में, किसी शहर में ब्रांच ही नहीं है, किसी गांव में ब्रांच ही नहीं है। तो बैंक का वो अब लिमिटेशन नहीं रह गया, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब बैंक्स बोलेंगे आपको बैंकिंग करना है, हम आपके फोन में ऐप के थ्रू बैंकिंग करवा देंगे। सो टुडे द बैंक्स आर नॉट लिमिटेड टू द फिजिकल ब्रांचेस, टुडे द बैंक्स आर इन योर फोन इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल एप्स। तो बैंक को ये एडवांटेज मिल रहा है। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, अगेन 2-3 पॉइंट करते हुए चलिएगा कि डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। तो डिसएडवांटेज हो सकता है, एक तो ट्रेनिंग लगेगी, विदाउट ट्रेनिंग आप इतने सारे, जो देखो देखने में तो इजी लगता है कि यहां से वहां ट्रांसफर इमीडिएटली हो गया, बट इमीडिएटली कैसे हो गया, इसके पीछे कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट, कितना बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लगा होगा। सो द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द बैंकिंग प्रोसेस, उनको बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है। फिर अब ऑनलाइन है तो वायरस वगैरह आ सकते हैं, हैकिंग का चांसेस बन सकता है, ठीक है। कुछ एरर हो गया तो फिर
इट्स वेरी हार्मफुल बिकॉज एक बार एरर हो गया तो अभी ट्रांजैक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे हमने आरटीजीएस में पढ़ा, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या बैंक जाके ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक बार ट्रांजैक्शन हो गया, वंस द मनी इज सेंट, मनी इज बीइंग सेंट डिजिटली नाउअडेज, तो एक बार ये सब हो गया, सपोज अकाउंट नंबर गलत डाल दिया, किसी और के अकाउंट में चला गया, तो फिर गया, आप फिर जबरदस्ती नहीं मांग सकते। अब वो पर्सन वापस किया तो अलग बात है, बट बैंक इसमें फिर कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेज है। और हाँ, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है क्योंकि इतना हैवी कॉस्ट लगता है ना इस इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करने में, क्योंकि इमीडिएटली पैसा ट्रांसफर करना है यहां से। अगर आप दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली से आपको कोलकाता में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, देखने में तो बहुत सिंपल है कि 1 सेकंड में हो गया, बट ये 1 सेकंड के ट्रांजैक्शन के लिए जो पीछे आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ा, इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है। सो दैट्स अनदर डिसएडवांटेज। अब हम लोग सिलेबस के उस टॉपिक को देखेंगे जिसमें हमें सिर्फ मीनिंग करके जाना है। सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है ओनली मीनिंग। डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग का मतलब है बैंकिंग सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से यूज करना। यानी हमें हर काम के लिए बैंक की ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं होती। हम वेबसाइट, मोबाइल फोन या दूसरे डिजिटल चैनल से पैसे ट्रांसफर करना, बैलेंस चेक करना, बिल पेमेंट आदि कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में, बैंकिंग का काम जब इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू किया जाता है, उसे डिजिटल बैंकिंग कहते हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूपीआई। यूपीआई एक मोबाइल पेमेंट सिस्टम है जिसे एनपीसीआई ने बनाया है। इसकी मदद से हम अपने बैंक अकाउंट से सीधे दूसरे पर्सन या मर्चेंट के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यूपीआई में हर बार अकाउंट नंबर और आईएफएससी जैसी सारी बैंक डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं होती। यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड की मदद से पेमेंट आसानी से हो जाती है। डिजिटल रुपी। डिजिटल रुपी भारत की ऑफिशियल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है जिसे आरबीआई ने इशू किया है। इसे आप कैश का डिजिटल फॉर्म समझ सकते हैं। इसके थ्रू हम डिजिटल तरीके से पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट्स कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में, जैसे हमारे पास 100 रुपए का फिजिकल नोट होता है, उसी वैल्यू का एक ऑफिशियल डिजिटल फॉर्म डिजिटल रुपी हो सकता है। तो हमने कुछ मीनिंग समझा, आइए कुछ और छोटे छोटे मीनिंग्स समझते हैं। मुझे नहीं लगता एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक बार है सिलेबस में तो डिस्कस कर लेते हैं। ऑनलाइन पेमेंट क्या होता है? जब आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं, ठीक है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज करके, देखो पहले जमाने में तो कैश पेमेंट ही होता था, अब आप ऐप के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, सो ऑल दीज आर ऑनलाइन पेमेंट। तो व्हेन यू आर पेइंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, उसे ऑनलाइन पेमेंट कहते हैं। एग्जाम के लिए उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है कि पेइंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विथ ऑनलाइन मोड इज नोन एज फिल इन द ब्लैंक्स, ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, मोबाइल बैंकिंग क्या होता है? जब आप अपने मोबाइल फोन को यूज करके बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं। क्या क्या ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आप? बिल पे कर सकते हो, ठीक है, आप फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को फंड्स दे सकते हैं, या आपके पेरेंट्स आपको फंड देते होंगे मोबाइल यूज करके, मोबाइल ट्रांजैक्शन करके, दैट इज ऑल्सो मोबाइल बैंकिंग। या फिर आप सिंपली बैलेंस चेक कर रहे हैं अपने फोन में, जस्ट बैलेंस चेक कर रहे हैं कि बैंक में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है अभी, तो उसको भी मोबाइल बैंकिंग करते हैं। मतलब मोबाइल यूज करके बैंकिंग करना इज मोबाइल बैंकिंग। ठीक है, यूपीआई आपको पिछले स्लाइड में ही समझा दिया गया था, आप इसमें फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसको भी आरबीआई की जो सब्सिडरी है एनपीसीआई, वही मॉनिटर करती है। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये आरबीआई की एक इंस्टीट्यूशन है और यही इसको मॉनिटर करती है। ठीक है, ई वॉलेट क्या होता है? देखो, ई वॉलेट अच्छे से समझना। ई वॉलेट होता है जैसे कि पेटीएम, इसको मैं समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल पेटीएम, ठीक है, तो पेटीएम आपका मान लो ई वॉलेट है, तो आप क्या कर सकते हो? देखो, वॉलेट क्या होता है? वॉलेट होता है जो पर्स हम रखते हैं, है ना, और उसमें पैसे रखते हैं, इसमें क्या रहता है? मनी रहता है, और फिर हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो वॉलेट से पैसे निकाल करके पेमेंट करते हैं। तो ये ई वॉलेट है। ई वॉलेट मतलब आपके फोन में रहेगा, फोन में रहेगा, आपको इसमें बैंक से पैसे ट्रांसफर करने होंगे, तो आप अपने बैंक से पहले इसमें पैसे ट्रांसफर करोगे। ठीक है, सपोज आपने 10,000 रुपीज ट्रांसफर कर लिया, तो 10,000 रुपीज आपका पेटीएम में आ गया। नाउ पेटीएम इज ई वॉलेट। जैसे कि आप कैश अपने वॉलेट में रखते थे, अभी आप 10,000 रुपीज पेटीएम में रखे हो, तो दैट इज ई वॉलेट। अब आप कहीं पे भी कुछ भी बाई करोगे, कहीं पे भी जा करके आगे कुछ बाई करोगे, तो आप इस 10,000 से पेमेंट कर सकते हैं, 10,000 तक का पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
अगर 10,000 से बैलेंस खत्म हो गया तो फिर आपके ई वॉलेट में बैलेंस खत्म, आप इससे ज्यादा पेमेंट नहीं कर पाओगे। ये पहले चलता था, देखो ये पहले चलता था, ये यूपीआई के आने से पहले चलता था। आज यूपीआई है, आज आपको कोई बैलेंस ऐड करने की जरूरत नहीं। टुडे यू डोंट हैव टू ऐड एनीथिंग, यू कैन डू एनी अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन यूजिंग यूपीआई। बट यूपीआई से पहले क्या होता था, दिस वाज बिफोर यूपीआई। यूपीआई से पहले आपको बैलेंस ऐड करना पड़ता था, फिर आप उतना ही बैलेंस यूज कर सकते थे। ठीक है, ये 2013, 2012, 2011 उस टाइम की बात है। ठीक है, 2011, 12, 13 उस टाइम ऐसा होता था। फिर जब यूपीआई आया तब तो फिर ये कॉन्सेप्ट ही हट गया है। ठीक है, दिस इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट, अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि इसको बंद कर दिया है, बट यूज नहीं करता। आजकल पेटीएम हम लोग यूज करते हैं डायरेक्ट यूपीआई पेमेंट के लिए। ठीक है, आजकल वो बैलेंस ऐड करके फिर पेमेंट करना, ये जमाना गया, 2013 में ही खत्म हो गया ये जमाना। अच्छा, फिर आता है फंड ट्रांसफर। तो फंड ट्रांसफर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यही होता है फंड ट्रांसफर। मतलब क्या होता है, मूविंग मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे को मूव करना, उसे फंड ट्रांसफर कहते हैं। 3 टाइप का फंड ट्रांसफर हमने ऑलरेडी डिटेल में देख लिया है। आइए अब हम लोग क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड समझते हैं। तो ये क्या होता है, 2 टाइप का कार्ड्स बैंक इशू करते हैं आपको। एक को हम लोग बोलते हैं डेबिट कार्ड और दूसरे को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड मतलब एक तरीके का लोन हो गया, एक तरीके का ये लोन हो गया। सपोज आपके अकाउंट में 50,000 रुपीज है। ठीक है, आपके अकाउंट में कितना है, 50,000। नाउ लेट्स डिस्कस डेबिट कार्ड। तो अगर आप डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं, सो यू हैव अ कार्ड विच इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक एंड दिस इज डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड का यूज करके आप कितने तक का पेमेंट कर सकते हैं, आप उतना ही पेमेंट कर सकते हैं जितने की आपके बैंक अकाउंट में है। मतलब यू कैन डू परचेजेस, यू कैन मेक परचेजेस ऑफ 50,000 रुपीज ओनली, अप टू 50,000 रुपीज। ठीक है, 50,000 से ऊपर अगर आपको परचेज करना है तो फिर डेबिट कार्ड नहीं यूज हो पाएगा, बिकॉज डेबिट कार्ड का रिस्ट्रिक्शन ही है आपके अकाउंट बैलेंस। ठीक है, डेबिट कार्ड को आप लोग एटीएम में भी यूज कर सकते हो। डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड एक ही होता है। ठीक है, जो एटीएम में हम लोग यूज करते हैं उसी को डेबिट कार्ड बोलते हैं। सो आप इससे पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं, आप इससे ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो फीचर्स में अगर आप देखोगे तो पॉइंट नंबर 1 यही लिखा है कि डेबिट कार्ड को जो है, डेबिट कार्ड उसको हम लोग 2 वेज में यूज करते हैं। वी कैन यूज इट फॉर विड्रॉइंग मनी एंड वी कैन यूज इट फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, अच्छा, इसमें कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलता। क्रेडिट मतलब लोन। ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर बताया था, क्रेडिट का मतलब होता है लोन। तो ये आपने अकाउंट्स में भी क्रेडिट वर्ड पढ़ लिया होगा, क्रेडिट परचेज। एक होता है कैश परचेज, एक होता है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट मतलब उधारी, लोन। ठीक है, तो लोन चलता है। तो क्या डेबिट कार्ड में लोन अवेलेबल है? नहीं, कोई लोन अवेलेबल नहीं है। जितना अकाउंट का बैलेंस है उतना ही आप स्पेंड कर सकते हो। नो लोन फैसिलिटी इज अवेलेबल। ठीक है, हाँ, ये पॉइंट जो है वही बात बोल रहा है कि आप उतना ही स्पेंड कर सकते हो जितना कि आपका बैलेंस है। 3 पॉइंट से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप मीनिंग कर लेना, 3 पॉइंट कर लेना। ये चैप्टर आपको 3 से 4 मार्क्स का ही आएगा, उससे ज्यादा का आएगा नहीं। ठीक है, ये चैप्टर पहले क्लास 12 में हुआ करता था। दिस इज द फर्स्ट ईयर जब ये क्लास 11 में आ गया है, और अब क्लास 11 में ही रहेगा। तो जब क्लास 12 में भी होता था तो ये चैप्टर 2 से 3 मार्क्स का ही आता था। डेबिट कार्ड समझ में आ गया? तो डेबिट कार्ड में सिंपल सी बात है, जितना आपका अकाउंट का बैलेंस उतना ही आप यूज कर सकते हो। इसी कार्ड को ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी और इसी कार्ड को हम लोग एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। कोई लोन फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बैलेंस जीरो हो गया, डेबिट कार्ड का काम खत्म। बट अब आते हैं क्रेडिट कार्ड पे। अगर मेरे को स्पेंड करना है 80,000, तो कैसे करेंगे? हाउ हाउ विल आई स्पेंड? आई ओनली हैव 50,000। तो 50,000 के लिए तो आई विल यूज डेबिट कार्ड। मेरे बैंक में है 50,000, तो 50,000 तो डेबिट कार्ड से यूज कर लेंगे। बाकी का 30,000 का पेमेंट आई विल यूज, फॉर दैट आई विल यूज क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड का यूज करना पड़ेगा फॉर 30,000। अब ये 30,000 कहां से आया? तो ये 30,000 बैंक ने मेरे को लोन में दिया। ये 30,000 बैंक ने मेरे को लोन में दिया। अच्छा, लोन दिया है तो मतलब इंटरेस्ट भी लेगा। यस, इस 30,000 पे बैंक इंटरेस्ट भी लेगा, इंटरेस्ट भी ऐड होगा। और ये 30,000 सिंस लोन है, मतलब ये कभी फ्यूचर में जाके मुझे बैंक को वापस करना पड़ेगा। यस, मुझे ये 30,000 बैंक को वापस भी करना पड़ेगा। बात समझ में आई? अच्छा, तो कब तक वापस करना पड़ेगा ये डिपेंड करता है। ठीक है, अलग अलग लोगों को अलग अलग बैंक टाइम देता है। ठीक है,
तो ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। क्या डेबिट कार्ड सबको मिल जाता है? ये कार्ड क्या सबको मिलता है? यस, ये सबको मिलता है, क्योंकि ये यूज आप कर सकते हो अपने बैलेंस के अकॉर्डिंग। क्या क्रेडिट कार्ड सबको मिलता है? नो, क्रेडिट कार्ड सबको नहीं मिलता है। वो बैंक देखता है कि आप में कैपेसिटी है कि नहीं लोन रीपे करने की, उसके बाद ही बैंक आपको देता है। तो क्रेडिट कार्ड सबके लिए अवेलेबल नहीं होता है। आइए इसके कुछ की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरेस्ट चार्ज होता है, इंटरेस्ट चार्ज करेगा बैंक, क्योंकि बैंक ने आपको लोन दिया है एक तरीके से। क्रेडिट फैसिलिटीज अलाउड, क्रेडिट मतलब लोन फैसिलिटी इज अलाउड। देर इज नो नीड टू डिपॉजिट मनी, अगर आपके पास पैसे नहीं भी है तो आप बैंक से लोन लेके यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप, इसके बाद तो और कोई कुछ खास पॉइंट नहीं है, आप मेनली 3 पॉइंट करते हुए चलना। हाँ, एक चीज है कि क्रेडिट डेबिट कार्ड इस, ये आप लिख सकते हो, ऊपर लिख लेते हैं हम लोग, तो नोट्स को कंप्लीट करते हुए चलते हैं। ये जो होता है डेबिट कार्ड अवेलेबल टू ऑल, बट जो क्रेडिट कार्ड होता है अवेलेबल टू सम पीपल ओनली, फ्यू पीपल ओनली, सबको नहीं मिलता। आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, आप अच्छी सैलरी या अच्छे प्रॉफिट वाले बिजनेस कर रहे हैं तो ही आपको मिलेगा। किसी को भी ऐसी रैंडमली क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाता। तो ये था क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड का टॉपिक। आप इसके डिफरेंसेस को एक बार जरूर देखिएगा, डिफरेंसेस आप 2 से 3 करके चल सकते हैं अगेन, ठीक है, क्योंकि चैप्टर में, इस चैप्टर में जहां पे भी आपको पॉइंट्स दिखे तो आप 2 से 3 पॉइंट्स ही करते हुए चलना, 2 से 3 मार्क्स का ही ये चैप्टर आता है। अब आते हैं हम लोग लास्ट चैप्टर, लास्ट पॉइंट पे, और वो है बैंक ड्राफ्ट, या फिर इसको डिमांड ड्राफ्ट भी बोलते हैं। तो इस पे आते हैं और मैं इसको आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि ये क्या है। जब मैं समझा दूंगा उसके बाद आप ऊपर से पढ़ सकते हो इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो कहाँ पे इसका वर्क आएगा। अभी आप क्लास 11 में हैं, 2 साल बाद मतलब 11 एंड 12, इसके बाद आप कॉलेज जाएंगे। तो कॉलेज में क्या होगा, ये सपोज आपका कॉलेज है, ठीक है, ये आपका कॉलेज है, इससे तो बेटर ही दिखेगा बट अभी के लिए मान लो ये आपका कॉलेज है, ये है आप, दिस इज यू, ठीक है। और आपको कॉलेज ने बोला है 50,000 रुपीज फर्स्ट ईयर का फीस है, ठीक है, कितना, 50,000 रुपीज फर्स्ट ईयर का फीस है, तो ये आपको जमा कराना है, बट कैश में नहीं जमा कराना है। कॉलेज जो है कैश नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि एडमिशन में बहुत रश रहता है और सब कोई अगर 50,000 रुपीज कैश लेके आएंगे, उसमें किसी का फटा हुआ नोट हो सकता है, किसी का फेक नोट हो सकता है, बहुत तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है, कोई हो सकता है कम पैसे देके चला जाए। तो बैंक मतलब कॉलेज को उस टाइम गिनने में बहुत प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज एवरीबडी इज ब्रिंगिंग कैश एंड बहुत रश रहता है। एडमिशन के टाइम में काउंटर पे बहुत सारे लोग रहते हैं और सब 50-50 हज़ार रुपए देंगे। अब किसने कैसा नोट दे दिया पता नहीं चलेगा, इसीलिए कॉलेजेस ना कैश लेते ही नहीं है। कॉलेजेस बोलते हैं आप एक डिमांड ड्राफ्ट लेकर आओ, डीडी लेकर आओ, ठीक है, वो आपको बोलेंगे डीडी, डीडी से पेमेंट करो। तो डीडी क्या होता है? डीडी क्या होता है, आपको बैंक जाना पड़ेगा, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एक बैंक। तो ये है एक बैंक, ठीक है, दिस इज अ बैंक। तो आप बैंक में जाओगे और 50,000 रुपीज बैंक को दोगे, यू विल गिव 50,000 रुपीज टू द बैंक। किसी भी बैंक में जा सकते हैं, चाहे आपका अकाउंट हो चाहे नहीं हो। मैंने मैंने ये किया है अपने कॉलेज एडमिशन में, मैंने किया है 2 बार किया है मैंने, मतलब फर्स्ट ईयर के लिए भी सेकंड ईयर के लिए भी मैंने किया है। एक बार मैंने उस बैंक में गया था जिसमें मेरा अकाउंट था, और एक बार मैं उस बैंक में गया था जिसमें मेरा अकाउंट भी नहीं था, बिकॉज ये आप किसी भी बैंक में कर सकते हैं, ठीक है। सो यू नीड नॉट हैव एन अकाउंट। आप 50,000 रुपीज उनको कैश दे देना, वो आपको क्या करेंगे, वो आपको एक चिट्ठी देंगे ऐसा, और इसी चिट्ठी को हम लोग बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट। इसमें 50,000 का अमाउंट लिखा रहेगा और आपके कॉलेज का नाम भी लिखा रहेगा। कॉलेज का नाम आपको फॉर्म में बताना पड़ेगा कि आप किसको पेमेंट करना चाहते हो, तो कॉलेज का नाम लिखा रहेगा, तो जो भी आपका कॉलेज का नाम है वो लिखा रहेगा और ये बैंक आपको दे देगा, ठीक है। तो 50,000 कैश आपने दिया, 50,000 का डीडी आपको मिल गया। सर क्या बैंक 50,000 एग्जैक्टली लेगा? नहीं, 50,000 नहीं, इसके साथ वो कुछ चार्जेस भी लेगा। मान लो 250 रुपीज बैंक चार्जेस लेगा। बैंक ये आपका काम कर रहा है, बैंक का टाइम जा रहा है, बैंक का समय आप ले रहे हो, बैंक के रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, तो उसका तो कुछ पैसे लेगा ना। तो ये बैंक अपना चार्जेस या कमीशन बोल लो वो लेगा, ठीक है। 50,000 रुपीज का डीडी आपको बनाना है, तो ये 50,000 का डीडी आपको मिल गया और 250 रुपीज बैंक अपना चार्जेस या कमीशन काटेगा।
एंड आपको वो चिट्ठी दे देगा जिसे हम डीडी कहते हैं। अब ये डीडी आपके पास है, आप जा करके अपने कॉलेज में ये चिट्ठी दे आओगे। ठीक है, जब कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, अभी चिट्ठी कहाँ है, अभी चिट्ठी कहाँ है, देखो वो चिट्ठी आई थी आपके पास, ठीक है, फिर आपने जाके दे दिया बैंक को, तो अभी वो चिट्ठी कहाँ है, अभी वो चिट्ठी कॉलेज के पास है। अब जब एडमिशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, इसमें 1 मंथ 2 मंथ्स का टाइम लगता है, जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो कॉलेज वाले बैंक जाएंगे, वही वाला चिट्ठी दिखाएंगे, और बैंक आपने जो 50,000 जमा दिया था ना, वो 50,000 अब कॉलेज को मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन चलता है। तो कॉलेज जो है वो फेक नोट से या फिर लेस अमाउंट से या फटे हुए नोट से, इन सब के प्रॉब्लम से बच जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट या फिर बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, आप फीचर्स में देख लो, ये सेफ एंड सिक्योर मोड है, कोई फेक नोट कोई फेक करेंसी, इसका प्रॉब्लम ही खत्म। ठीक है, गारंटीड है, आप कॉलेज को मिल गया, आप कॉलेज 1 महीने बाद जाए, 2 महीने बाद जाए, 3 महीने बाद जाए और जाके पैसे ले ले, पैसे मिलना एकदम गारंटीड है। ठीक है, ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकता है डीडी नंबर से, हर डीडी का अपना एक नंबर होता है, नीचे लिखा रहता है, 6 डिजिट का नंबर होता है। तो किसका पैसा आ गया किसका पैसा नहीं आया, वो डीडी नंबर से ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जाता है। एंड इसमें कोई लिमिट नहीं है, 50,000 का ट्रांजैक्शन करो या 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन करो, कितने का भी कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ सेफ मोड ऑफ पेमेंट। कैश को अवॉइड करना, जब बड़े अमाउंट लेने होते हैं तो कैश को अवॉइड किया जाता है, बिकॉज कैश में बहुत तरीके की प्रॉब्लम होते हैं, फेक करेंसी का प्रॉब्लम होता है, फटे हुए नोट्स का प्रॉब्लम होता है, हो सकता है 1-2 नोट कम आ जाए, उसका प्रॉब्लम होता है। तो बहुत तरीके की प्रॉब्लम है। तो जब छोटे अमाउंट है तब तक ठीक है, बट जब बड़े अमाउंट होते हैं एंड बहुत ज्यादा लोग आपको जब पेमेंट कर रहे होते हैं, तो इट्स बेटर नॉट टू टेक कैश, बेटर टू गो फॉर डीडी। डीडी आप बैंक जाके भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सो दिस इज डिमांड ड्राफ्ट या फिर इसको बैंक ड्राफ्ट भी बोलते हैं। एंड इसमें आपको अमाउंट के साथ साथ कमीशन या चार्जेस वाला भी अमाउंट पे करना पड़ता है। ठीक है, सो दिस वाज द चैप्टर। आपको चैप्टर कैसा लगा, कितना समझ में आया है, आप थोड़ा मेरे को बताइएगा। एंड हम लोग मिलेंगे वेरी सून विद द नेक्स्ट चैप्टर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नोट्स को जरूर डाउनलोड करना। ये नोट्स आपको एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स है, इससे आप पढ़ करके एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन।